हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। और जैसा कि आप लोग को पता है, इनमें मैं आपका स्टैटिक जीके जीएस भी तैयार कराते चल रहा हूँ। तो आज के स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन में हम लोग जानेंगे जो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएँ हैं उसके बारे में, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो पूरी वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। करंट अफेयर के साथ साथ अब आप लोग स्टैटिक जीके जीएस भी तैयार करते चलते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, भारत का सबसे पुराना बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बना है कावेरी नदी पर। अगला था, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर कितना कर दिया है? तो मूडीज ने दोस्तों एक बार फिर से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है और इस बार बताया है 0%। यानी कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी जितनी थी उतनी ही रहेगी, कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर है? इससे पहले तो बताया था मूडीज ने 2.5%, फिर उसके बाद मूडीज ने घटाकर किया 0.2%, उसके बाद अब घटाकर कर दिया है 0%। इसके पीछे का कारण आप सभी को पता है, कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी एजेंसियां, सभी फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन होती जा रही है। तो इस वजह से लगातार जितनी भी रेटिंग एजेंसियां अपना अनुमान बताती हैं वो सभी अनुमान घटाकर बता रही हैं। ठीक है, कुछ और एजेंसियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं जो अनुमान बताई हैं। हालांकि बताने का कोई मतलब है नहीं, सभी लोग अब अपना अनुमान घटाने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। तो लॉकडाउन अगर बढ़ता जाएगा तो अनुमान भी इधर घटता जाएगा। क्लियर है? आईएमएफ ने 1.9% का जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया था अपना। वर्ल्ड बैंक ने बताया था इंडिया के लिए 2.8% का। एडीबी ने बताया था 4.0% का। यूनाइटेड नेशन ने बताया 4.8% का। वहीं फिच रेटिंग ने घटाकर बताया 0.8% और इंडिया रेटिंग्स ने बताया 1.9%। तो ये तो कुछ रेटिंग अनुमान है, लेकिन आप लोग याद अभी मत कीजिएगा, याद तभी कीजिएगा जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो। उस टाइम पर जो मैं आपको बताऊंगा लिस्ट, उसी को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सभी रेटिंग एजेंसियां अपने अपने अनुमान घटाएंगी। चलिए मूडीज आया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसने बताया 0% का 2020-21 के लिए और 2021-22 के लिए इसने बताया है 6.6% का। यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत को तेज़ी से ग्रो होने का इसने अनुमान लगाया हुआ है। ठीक है? अच्छा, ये जीडीपी होता क्या है फिर से बताता हूँ आज। जीडीपी दोस्तों किसी भी देश का किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया था आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे ही कहते हैं जीडीपी। और वो एक वर्ष में किस रेट से ग्रो करता है उसे ही कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। क्लियर? बिल्कुल। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया? तो भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। इंडिया की जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया लिमिटेड, उसने रूस की 2 एजेंसीज के साथ किया है समझौता। एक तो है रूस की FEAAISE संस्था का नाम है इसका, और दूसरी संस्था का नाम है ईस्टर्न माइनिंग कंपनी। तो इन 2 रूस की संस्थाओं के साथ इंडिया ने कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। ठीक है? ये कोकिंग कोल क्या है? हाइड्रोकार्बन। एक प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझिए। भारत दोस्तों हाइड्रोकार्बन के लिए अपने सोर्सेज में डाइवर्सिटी लाने का प्रयास बहुत ही दिनों से कर रहा है। चलिए अब रूस के बारे में बात करते हैं। रसिया देख लीजिए, ये रहा वर्ल्ड मैप में, भारत रहा यहाँ पर और ये रहा ऊपर रसिया। रसिया के बारे में मैंने आपको बताया था, रसिया एक ऐसी कंट्री है जो दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आती है और एशियन कॉन्टिनेंट में भी आती है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है ये। मॉस्को है यहाँ की राजधानी। मॉस्को में हुआ था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसको जीता था फ्रांस ने, किसे हरा करके? क्रोएशिया को हरा करके। मिखाइल वी मिशुस्तिनी जी हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। रूबल है करेंसी। ड्यूमा है यहाँ की संसद का नाम। व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने कैलाश मानसरोवर के लिए कितने किलोमीटर के एक नए मार्ग का उद्घाटन किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में 80 किलोमीटर लंबे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक रोड का उद्घाटन किया है। ठीक है,
ये जो रोड है ये दोस्तों उत्तराखंड के धारचूला से शुरू होगा और लिपुलेख दर्रे से होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी कराएगा। तो ये 80 किलोमीटर का रोड होगा, तो टोटल लिपुलेख दर्रे से होकर के ये जाएगा। इसको बना कौन रहा है? तो इसका निर्माता है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ ही दिन पहले ये चर्चे में आया था और मैंने इसके बारे में आपको बताया था। BRO ने अभी प्रोजेक्ट चेतक के तहत रावी नदी पर एक पुल का निर्माण किया था। इसे आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट चेतक ध्यान रखना है। क्लियर है? अच्छा, BRO के अध्यक्ष आपको याद रखने हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यूपी गवर्नमेंट ने दोस्तों जो प्रवासी हैं, प्रवासी यानी कि जो अदर स्टेट के हैं और यूपी में आकर बसे हुए हैं, तो उनको राहत देने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स से और जो नौकरियां दे रही है सरकार इस टाइम पर, उनसे जोड़ने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन को UNDP के साथ मिल करके डेवलप कराया गया है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस ऐप का यूज़ बेसिकली वो होगा कि जैसे कोई प्रवासी है उसको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग पता लग पाएगा कि उसको उसके लिए कौन सी जॉब परफेक्ट है, क्लियर है, या फिर कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स का वो फ़ायदा उठा सकता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। उत्तर प्रदेश आया है तो रिवाइज करते हैं हम लोग पिछले कुछ दिनों के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश ने ही अभी हाल ही में अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश दोस्तों पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। उत्तर प्रदेश जियोटैक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था। और उत्तर प्रदेश ही दोस्तों वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना था। ये सारे पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। ऐसे ही डिटेल करंट अफेयर की ई बुक मैं प्रोवाइड किया करता हूं दोस्तों, और प्रत्येक मंथ वो ई बुक आती है। अप्रैल मंथ की आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आती है। इंग्लिश की दोस्तों बस आने ही वाली है, 1-2 दिनों में इंग्लिश वर्जन में ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप MGT ऐप से भी जाकर ले सकते हैं। ई बुक की सबसे खास बात यह है कि उसमें पूरे मंथ का हर एक घटनाएं दोस्तों कैटेगरी वाइज दी गई रहती है, जिससे याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर नोट्स बना रहे हैं तो ई बुक लेने की ज़रूरत है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक ई बुक परचेज़ करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आप वैसी नोट्स बना सकते हो या उसने बेहतर आप लोग लिख सकते हो, तो आपको ई बुक लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हो, डेली नोट्स बनाते हो, तो फिर आपको ई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डेली नोट्स नहीं बना पाते हो और उस ई बुक के अकॉर्डिंग आप लोग नहीं लिख पाते हो, जैसे कि मैंने उसमें कोशिश किया है बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का, जिससे आप 6 महीने बाद भी अगर पढ़ाई करें तो जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग ऐसी नोट्स बना लेते हो तो फिर आपको ई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करके ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, झारखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य में कितने वर्षों के लिए पान मसाला पर बैन लगाया? दोस्तों झारखंड राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए पान मसाला पर बैन लगा दिया है। एक्चुअली में झारखंड ने अभी कुछ ही दिन पहले सभी ब्रांड्स के 41 सैंपल्स लिए थे और सभी सैंपल्स में उसे कुछ ना कुछ मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रोडक्ट पाए गए, पार्ट पाए गए। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इस वजह से फिलहाल 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है झारखंड राज्य में। ठीक है, ये प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30.2.a के तहत। फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की आर्टिकल 30.2.a के तहत ये लगाया गया है बैन। क्लियर है? इसके तहत होता ये है कि पान मसाला या भी जो भी प्रोडक्ट होता है उसके किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सेल पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाता है। क्लियर? झारखंड आया है तो झारखंड देख लीजिए मैप में, ये रहा झारखंड। हेमंत सोरेन जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू जी। रांची है यहाँ की राजधानी। झारखंड किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो झारखंड दोस्तों बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये रहा झारखंड। ये 13 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर महीने के सेकेंड सैटरडे को, दूसरे शनिवार को।
तो इस बार मई मंथ का सेकंड सैटरडे पड़ा 9 मई को, तो इस बार 9 मई को मनाया गया और 10 अक्टूबर को पड़ेगा सेकंड सैटरडे, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा, यानी 2 दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिन मनाया जाता है और सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है मई और अक्टूबर मंथ के। इसे आपको याद रखना है। जैसे पिछली बार हुआ था, तो पिछली बार 2019 का 11 मई को मनाया गया था और 12 अक्टूबर को मनाया गया था। इस बार 9 मई को मनाया जा रहा है और 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस क्यों ये मनाया जाता है? दोस्तों, प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और उनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूरी कदम उठाने के लिए मनाया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब मौसम चेंज होता है तो मौसम के अकॉर्डिंग जब पक्षियों को लगता है कि वो उस मौसम को नहीं झेल सकते हैं तो फिर वो प्रवास कर जाते हैं, यानी किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। मोस्टली देखा जाता है दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। जैसे आप लोग आजकल न्यूज़ देख रहे होंगे, इंडोनेशिया वगैरह कंट्रीज से बहुत सारे पक्षी प्रवास कर मुंबई में आ रहे हैं और मुंबई के समुद्रों के आसपास बहुत सारे पक्षी देखे जा रहे हैं और बहुत सारे समुद्री जीव भी देखे जा रहे हैं। तो ये सभी लोग इसी वजह से आते हैं, जब इनको जिस कंट्री में ये रह रहे होते हैं उस मौसम को नहीं झेल पाते हैं तो फिर ये प्रवास कर जाते हैं। कुछ टाइम के लिए आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। क्लियर है? तो इस बार की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम भी रखी गई है। थीम है बर्ड कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। क्या है? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अब मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गया है। चलिए, सबसे पहले 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को ही दोस्तों महाराष्ट्र स्थापना दिवस और गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। 3 मई को मनाया गया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को मनाया गया था वर्ल्ड अस्थमा डे और एक और डे मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। और वहीं 7 मई को मनाया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और 8 मई को मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट डेज, इनको आपको याद रखना है थीम के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर ब्रिटिश कौन बने? दोस्तों, बन गए हैं कुमार संगकारा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब के ये दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए हैं। वैसे मोस्टली देखा ये जाता है कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब का 12 महीनों से ज़्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रहता है, यानी कि मोस्टली 1 वर्ष के लिए ही नियुक्त की जाती है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC के अध्यक्ष दूसरी बार चुने गए हैं लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो कुमार संगकारा को चुना गया है और ये पहले गैर ब्रिटिश बन गए हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले। मैंने आपको बताया दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहले प्रेसिडेंट बने हैं दूसरे कार्यकाल पूरा करने वाले, और लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले ये गैर ब्रिटिश बने हैं दूसरा कार्यकाल करने वाले, पूरा करने वाले। ठीक है, तो कुमार संगकारा क्योंकि ये श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के ये दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज थे अपने टाइम पर, तो कोविड-19 के चलते अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चेंज नहीं किया जाएगा, इन्हीं को दोबारा बना दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? इनका नाम था दोस्तों पंडांडा कुडुप्पा। क्या नाम था? पंडांडा कुडुप्पा। ये कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट यानी KFS टूर्नामेंट के संस्थापक थे। कोडावा हॉकी फैमिली टूर्नामेंट जो है दोस्तों ये 1997 में शुरू किया गया था। ओलंपिक गेम्स के ही तर्ज पर ये भी आयोजित किया जाता है, भारत में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष ये आयोजित किया जाता है। तो इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया और इसके लिए इनको 2015 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार भी दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों को कोविड-19 राहत के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने और उसकी जो साझेदार एजेंसियां हैं उसने मिल करके $6.7 बिलियन की मदद की घोषणा की है। ठीक है, किसके लिए? कमज़ोर देशों के लिए। कमज़ोर देश जो हैं, जो गरीब देश हैं, उनको कोविड-19 से लड़ने के लिए ये मदद की गई है। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र आया है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी जानिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब ये 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, इस वजह से 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। एंटोनियो गुटरेस जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, पुर्तगाल के ये हैं, रहने वाले, न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में गिरिराज सिंह जी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, ये
इन्होंने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को अभी हाल ही में सम्मानित किया है। ये चैलेंज दोस्तों स्टार्टअप इंडिया के साथ मिल करके पशुपालन और डेयरी उद्योग द्वारा, उसके विभाग द्वारा ये शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? पशुपालन और डेयरी विभाग को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके विजेताओं को अभी हाल ही में सम्मानित किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने। क्लियर है? तो दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो आजकल वीडियो। अच्छा, पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जब करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके जीएस भी पढ़ाया जा रहा है तो वीडियो तो लंबी जाएगी। अगर वीडियो में स्टैटिक जीके जीएस का पार्ट निकाल दिया जाए तब फिर करंट अफेयर वही आ जाएगी 15 से 17 मिनट के बीच में। तो जिन लोगों को स्टैटिक जीके जीएस नहीं पढ़ना है वो लोग यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए ही शुरू किया गया है, तो प्लीज़ इस प्रकार से कमेंट करके और लोगों का मनोबल ना गिराया करें। आप लोग को अगर करंट अफेयर देखना है तो करंट अफेयर देखने के बाद आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का दोनों क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दिख रहा है। पहला है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, और दूसरा जो क्वेश्चन है मुद्रास्फीति की स्थिति में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन लगभग 10 से 15 एग्जाम में सेम टू सेम इसी ऑप्शन के साथ पूछा गया है। मेरी नज़र में जितने एग्जाम्स, जितने क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनमें ये, और मुझे पक्का यकीन है ये कम से कम 20 से 25 बार तो ज़रूर पूछा गया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, आप इसका आंसर कीजिएगा। इसके बारे में जितना जो भी चीज़ आपको पता हो आप लोग डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके उन्होंने डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रविशंकर, पूजा चौधरी, श्याम शेर कुमार, मनु पांडे, चंद्रकेतु कुमार, चांद बाबू, साबिर आलम, विशाखा पांडे, नेहा जायसवाल, दिव्या पांडे, ज्योति पचौरी, गुरुदेव यादव, शांति प्रिया, हर्ष सोनी, वंदना अग्रवाल और महिमा चौधरी। और दोस्तों टॉप 20 मंथली करंट अफेयर के विजेताओं की लिस्ट हो सकता है कल तक आ जाए, तो उन लोगों को फ्री में ई बुक दी जाएगी मिश्रा जी टेक्निकल की तरफ से। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, यानी कि जो महत्वपूर्ण रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया की, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कहां पर वो स्थित हैं, उनसे क्या क्या लाभ होता है, किस पर्पज़ से वो बनाए गए हैं, किस नदी पर बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध की। सबसे ज़्यादा चर्चित ये परियोजना है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ये दोस्तों है सतलज नदी पर, और जैसा कि नदी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सतलज नदी कुछ इस प्रकार से है। सतलज नदी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है। तो इसमें यहाँ पर पंजाब के होशियारपुर ज़िले में दोस्तों है सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नांगल परियोजना प्रोजेक्ट, यहाँ पर स्टार्ट होता है। क्लियर है? इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ है दोस्तों एक तो हाइड्रो पावर जनरेट करना, यानी जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना, और दूसरा फ़ायदा इससे सबसे ज़्यादा होता है सिंचाई का। इसका लाभ कौन कौन से स्टेट उठाते हैं? तो भारत के दोस्तों एक तो पंजाब में बना है तो पंजाब ऑब्वियस सी बात है लाभ उठाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी इसका लाभ उठाया जाता है, और हरियाणा में भी इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है? और साथ ही साथ राजस्थान जो आगे अगला स्टेट पड़ता है वहाँ पर भी इसका फ़ायदा मिलता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लाभ उठाने वाली बात का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है नदी घाटी की, उससे सिंचाई का कौन कौन से लाभ उठा रहे हैं, या फिर जब वहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तो वो बिजली, वो पावर कहाँ कहाँ तक पहुँचाई जा रही है, किस स्टेट तक पहुँचाई जा रही है। तो ये हुआ लाभ उठाने का मतलब। ठीक है? देखिए बांध के केस में क्या होता है कि बांध, अगर डैम के बारे में पूछा जाए कि किस स्टेट में स्थित है तो आप लोग केवल उसी स्टेट का नाम लेंगे, क्योंकि डैम तो स्टेबल है। ठीक है? लेकिन उस डैम से अगर कोई परियोजना जुड़ी हुई है, कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो फिर वो प्रोजेक्ट से कौन कौन से स्टेट लाभ उठा रहे हैं, आपको उन सभी स्टेट के नाम लिखने हैं। क्लियर है? बिल्कुल। कोई एक डैम होता है, मैंने आपको बताया था कल ही की वीडियो में कि कोई डैम होता है तो वहाँ से पावर भी जनरेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, और उस डैम का यूज़ किया जाता है सिंचाइयों के रूप में भी। ठीक है? एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो बांध होता है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परियोजना से जुड़ा हुआ हो, यानी कि सभी नदी घाटी परियोजनाएं बांध के तहत आ सकती हैं, लेकिन सभी बांध से कोई नदी घाटी परियोजना ज़रूरी नहीं है कि वो हो। क्लियर है? कोई बांध छोटा भी हो सकता है। तो सतलुज नदी पर जो ये भाखड़ा नांगल बांध बना है, इससे हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 स्टेट लाभ उठाते हैं।
क्लियर है। यहीं पर दोस्तों उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड पर दोस्तों आपको पता है कि टिहरी बांध है। टिहरी बांध परियोजना शुरू की गई है। वो भिलांगना और भागीरथी नदी पर स्थित है। और टिहरी नदी घाटी परियोजना का टिहरी रिवर वैली प्रोजेक्ट का सबसे मेन पर्पज़ है हाइड्रो पावर जनरेट करना, यानी विद्युत का उत्पादन करना। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला है दोस्तों माता टीला। माता टीला ये बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पज़ है, कई चीज़ों के लिए होता है। शक्ति का भी उत्पादन किया जाता है और सिंचाई के लिए भी काम आता है। कहाँ पर है ये? तो बेतवा नदी पर ये स्थित है। बेतवा नदी ये दिख रहा है आपको, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट इसके लाभ उठाते हैं। क्लियर है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसके बाद रिहंद नदी पर है दोस्तों रिहंद परियोजना। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में है, बताया था मैंने आपको। रिहंद प्रोजेक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश इसका लाभ उठाता है। ये जल विद्युत शक्ति का प्रोडक्शन करता है, यानी कि हाइड्रो पावर प्रोडक्शन करता है। चलिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आते हैं, गुजरात में पहुंच जाते हैं। गुजरात में दोस्तों काकापारा परियोजना है। काकापारा प्रोजेक्ट जो है ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है। ताप्ती नदी आपको ये दिख रही है, ठीक है। ताप्ती नदी पर गुजरात में ये स्थित है, ये प्रोजेक्ट स्थित है और इसका मेन पर्पज़ है सिंचाई। काकापारा परियोजना काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये प्रोजेक्ट और अक्सर एग्जाम में देखने को भी मिलता है। चलिए अब चलते हैं राइट साइड में, पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में है दोस्तों फरक्का प्रोजेक्ट, फरक्का परियोजना। ये गंगा नदी पर स्थित है। इसका मेन पर्पज़ है शक्ति का उत्पादन करना, यानी ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और साथ ही में ये सिंचाई का भी काम करता है, सिंचाई से भी लाभ देता है और नौ परिवहन के लिए भी अब ये यूज किया जाता है। नौ परिवहन क्या होता है? यानी नौकाओं द्वारा इधर से उधर ले जाना, यानी नाव द्वारा परिवहन किया जाना। क्लियर है। तो इसका लाभ उठाता है बेसिकली सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। क्लियर। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं झारखंड में, बगल में ही है। झारखंड में दोस्तों आप लोग देख रहे हैं दामोदर नदी है। दामोदर नदी पर बना है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये भी दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि मल्टीपर्पज़ ये प्रोजेक्ट है और इसका यूज किया जाता है शक्ति के उत्पादन में, साथ ही साथ में सिंचाई के रूप में और बाढ़ नियंत्रण में भी। बाढ़ नियंत्रण का क्या मतलब हुआ? यानी कि जब पानी को स्टोर करना होता है तो फिर इस डैम का यूज किया जाता है, जो दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट है इसी के तहत आता है। क्लियर है। इसका लाभ कौन कौन उठाता है? तो दोस्तों झारखंड में है तो झारखंड उठाएगा ही, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी इसका लाभ उठाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं झारखंड से होकर के ये पश्चिम बंगाल में जाती है दामोदर नदी। ओके, आगे जाकर हुगली रिवर में मिलती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। थोड़ा सा इधर आइए बिहार के पास में। झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था सन 2000 में। बिहार में दोस्तों है ये गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी देख रहे हैं नेपाल से होकर ये बिहार में आ रही है। तो गंडक नदी परियोजना जो है दोस्तों इसका यूज किया जाता है शक्ति के उत्पादन में, साथ ही साथ सिंचाई के रूप में भी। इसका फायदा नेपाल और बिहार दोनों स्टेट उठाते हैं। ठीक है। चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं, आ जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में है महानदी। महानदी पर हीराकुड बांध स्थित है। मैंने आपको बांध वाली वीडियो में बताया था। ठीक है। ये महानदी पर स्थित है हीराकुड बांध। ठीक है। और उड़ीसा में है तो इसका यूज उड़ीसा सबसे ज़्यादा करेगा। सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य इसका उड़ीसा ही है। इसका बेसिकली यूज किया जाता है शक्ति उत्पादन में और सिंचाई के रूप में। ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तुंगभद्रा नदी परियोजना। तुंगभद्रा नदी पर बना है तुंगभद्रा परियोजना और तुंगभद्रा परियोजना का लाभ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक उठाता है। ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा नदी आपको दिख रहा है इस तरफ है, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर जाता है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का लाभ उठाता है। तुंगभद्रा नदी का मेन यूज होता है शक्ति उत्पादन और सिंचाई के लिए। इसके बाद है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि नागार्जुन जो है स्थित डैम वो दोस्तों है आंध्र प्रदेश में और ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन। तो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश इसका लाभ उठाता है। बगल में है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना में कौन सा है? तेलंगाना में है दोस्तों पोचमपात परियोजना। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है पोचमपात परियोजना, पोचमपात प्रोजेक्ट। इसको श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये गोदावरी नदी पर है। ठीक है। गोदावरी नदी ये दिख रही है आपको, गोदावरी नदी पर ये स्थित है तेलंगाना में। इसे सिंचाई के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे चर्चित परियोजना है दोस्तों इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना के बारे में कई बार मैंने आपको बताया भी है। ये पेरियार नदी पर है। ठीक है। केरल में पेरियार नदी पर है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है, पेरियार नदी भी बहती है और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर ही बना हुआ है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है केरल में।
क्लियर बिल्कुल। तो आई होप दोस्तों भारत के जितने भी इम्पॉर्टेंट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी उनके बारे में आप लोगों ने जाना और अच्छी लगी होगी आपको वीडियो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर मैं आपको एक एक पॉइंट कवर करवाता चलता हूँ। तो आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके जीएस भी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करते चलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।